मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा। आज हम शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का है। शक्ति का अर्थ, परिभाषा और इसके सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति का जो अर्थ है, हालांकि हम कह सकते हैं कि आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान का जो केंद्र है वो शक्ति है, क्योंकि शक्ति के द्वारा दूसरे के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण रखा जा सकता है। राजनीतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से भिन्न है, क्योंकि जब हिंसा वास्तविकता का रूप ग्रहण करती है तो वह सैनिक शक्ति के पक्ष में राजनीतिक शक्ति के पद का त्याग कर देती है, क्योंकि शक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने या उनको कार्य करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कि इसमें जो शक्ति का प्रयोग करता है वो अन्य लोगों को अपना समर्थक बनाने के लिए, चाहे उसका प्रभाव है या हम कह सकते हैं कि नियंत्रण है, जिससे कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि दूसरों से कार्य करवाना, यानी कि वहाँ पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ हम कह सकते हैं कि हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ एक संभावना रहती है, जैसा कि रॉबर्ट बास्टेड ने जो इसको परिभाषित किया है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी कि जब हम कार्य किसी से हम करवाते हैं तो वहां एक संभावना रहती है बल प्रयोग की, लेकिन व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि वहां एक संभावना है जिससे कि दूसरे से अपने कार्यों को करवाया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि मैकाइवर ने शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, वियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। मार्गेंथो ने इसको विस्तार पूर्वक से परिभाषित किया है। शक्ति को क्रियान्वित करने वाले तथा उनके बीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। वह पहली श्रेणी में आने वालों की दूसरे श्रेणी में आने वालों की कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। तो ये हम कह सकते हैं कि शक्ति की परिभाषाएं हैं। अब हम इसके सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो शक्ति का पहला जो सूत्र है वो नॉलेज यानी कि ज्ञान है। मानवीय क्षेत्र में शक्ति का पहला सूत्र ज्ञान है। अपने सामान्य अर्थ में ज्ञान व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबंधित करने और प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान के क्षेत्र में केवल विषय की तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं, वरन कैसे और कब आदि प्रश्न भी इससे जुड़े रहते हैं। ज्ञान वह शक्ति है जो केवल भौतिक वस्तुओं को ही नियंत्रित नहीं करती, बल्कि लक्ष्यों, अवसरों, विकल्पों के द्वार भी खोलती है। इसके द्वारा व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। इसके सहारे वह सीखने, सोचने, जांच करने आदि के रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सफल होता है। ज्ञान व्यक्ति के कष्टों को दूर कर उसे उन साधनों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है जिनके अभाव में व्यक्ति का जीवन सुरक्षित और स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह सब कुछ ज्ञान का बाहरी पक्ष है। ज्ञान का आंतरिक पक्ष वह है जो अपने आप को जानने अर्थात आत्मज्ञान पर बल देता है। अब दूसरा जो सूत्र है, प्राप्तियां व उपलब्धियां।
ज्ञान शक्ति का आंतरिक सूत्र है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं, जिन्हें एक शब्दों में उपलब्धियां या प्राप्तियां भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत भौतिक सामग्री, सामाजिक सामग्री की शक्ति, व्यक्ति द्वारा अपनाई गई स्थिति और स्तर आदि सम्मिलित किए जाते हैं। शक्ति के ये आंतरिक और बाहरी दोनों ही तत्व परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लोकतंत्र में बाहरी और आंतरिक दोनों शक्तियों में परस्पर अधिक घनिष्ठता पाई जाती है, जबकि कुलीन तंत्रीय समाजों में यह इतनी नहीं पाई जाती, क्योंकि वही भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व अधिकांशतः जन्म और स्तर पर निर्भर करता है। तीसरा जो सूत्र है संगठन। शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र संगठन है। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन राज्य है, जो आवश्यकता होने पर संपूर्ण समाज के समस्त साधनों को अपने हाथ में ले सकता है। अन्य संगठनों की निर्णयात्मक शक्ति सीमित होती है, जबकि राज्य अपनी सीमा में रहने वाले सभी लोगों के समस्त व्यवहार को नियमित करने वाली अंतिम शक्ति है। व्यवहारिक रूप में राज्य संविधान और जनिच्छा से नियंत्रित होता है। वह सैद्धांतिक रूप से उसकी शक्ति असीमित होती है। कभी कभी केवल आकार को शक्ति का परिवाचक मानने की भूल की जाती है। किसी भी इकाई अथवा इकाइयों के योग का बड़ा होने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी शक्ति भी अधिक होगी। हाथी को एक चींटी भी मार सकती है। नेक्स्ट सूत्र है सत्ता। शक्ति का महत्वपूर्ण सूत्र सत्ता है। जिन तत्वों के कारण शक्ति अधिक शक्तिशाली बनती है उसे हम सत्ता कहते हैं, और सही और निश्चित रूप में सत्ता का अर्थ न्यायोचित शक्ति की उपलब्धि से है। नेक्स्ट सूत्र है विचार व कार्य। शक्ति की अभिव्यक्ति केवल ताकत या प्रत्यक्ष दबाव के माध्यम से नहीं होती, बल्कि इसके अन्य तरीके भी हैं। ये तरीके हैं व्यक्ति के विचार, व संस्थाओं के विचार व कार्य। ताकत के प्रयोग द्वारा क्रियाओं को रोका जा सकता है, बदला जा सकता है और नवीन क्रियाओं के लिए आधारभूत भूमि तैयार की जाती है, किंतु यह स्वयं विधेयात्मक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। वह स्वयं कोई निर्माण नहीं कर सकती। नेक्स्ट अगला जो सूत्र है इसका आत्मविश्वास। शक्ति का एक अन्य सूत्र आत्मविश्वास है। सरकार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर आधारित होती है। यदि किसी देश के लोग अपनी सरकार के प्रति स्वामी भक्त नहीं है तो उसके विरुद्ध शक्ति का चाहे जैसा भी प्रयोग किया जाए वह अपर्याप्त रहेगा। केवल स्वामी व्यक्ति के आधार पर ही एक राज्य में कानून और व्यवस्थाएं लागू रह सकती हैं। लोगों में जिस तत्व के प्रति आदर होता है वह अपने आप में शक्ति बन जाता है। अन्य सूत्र है आकार। संस्थाओं के आकार पर भी उसकी शक्ति या दुर्बलता निर्भर करती है। बड़ी संस्थाओं या संगठनों में शक्ति कम होती है, जबकि छोटे आकार के संगठनों में सुदृढ़ता व शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट इसका जो सूत्र है परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियों के कारण संस्थाएं या संगठन शक्तिशाली होते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में दुर्बल व प्रभावहीन हो जाती हैं। मैकाइवर ने यह तथ्य स्पष्ट किया है। इस प्रकार शक्ति के विभिन्न सूत्र हैं जिनका क्षेत्र अथवा आयाम परिवर्तनशील और संवेदनशील होता है। धन्यवाद।